भरतपुर के लोग टकराए हैं। भारतवर्ष के इतिहास में पहला मौका है जब औरंगजेब एक सामान्य से किसान से युद्ध करने के लिए गया। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध मात्र 2.5 घंटे। तो एक साधारण सा किसान गोखला एक सम्राट जो औरंगजेब से युद्ध करता है 3 दिन तक अत्याचार के खिलाफ लेकर के उन्होंने झंडा बुलंद किया, आगे बढ़कर के कोई नेतृत्व प्रदान किया तो वो ब्रिटिश की और भारत के अपने संघर्ष के बल पर, अपने बाहुबल पर और यहाँ की 3600 कौमें उनके सहयोग से लेकर के एक ऐसा राज्य स्थापित किया जो अपने आप में नायाब है, भरतपुर है। जाटों का एक सबसे बड़ी बात है कि उसको आंख दिखा करके डराया नहीं जा सकता, प्यार से उससे सब कुछ किया जा सकता है। क्या डकैत को लूटना आपको लुटेरा हो गया? मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जाटों का इतिहास ये ही सब्जेक्ट क्यों चूज किया? आपको ऐसा क्यों लगा कि इसके ऊपर लिखना बहुत जरूरी है? देखिए, मैं भरतपुर पर लिखना चाहता था, लेकिन बिना जाटों पर लिखे हुए भरतपुर का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप भरतपुर पर लिखोगे तो जाटों को अवॉइड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जो कुछ भी घटनाक्रम घूमता है वो चारों ओर जाटों के घुमा है। क्योंकि जब भी इस पे यहाँ कोई अत्याचारी शासन आया भारतवर्ष के अंदर तो जाटों ने उसका मुकाबला किया। दूर दक्षिण में हजारों किलोमीटर दूर विद्रोह करना बहुत आसान होता था, लेकिन दिल्ली और आगरा की नाक के नीचे विद्रोह करना ये बहुत कठिन काम है। हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है सत्ता के पास रहते हुए। क्यों कि आप हजारों किलोमीटर दूर तो बहुत देर में सेना पहुंचेंगी, यहाँ तो दिल्ली और आगरा तो कुछ ही घंटों का रास्ता था। इसलिए ये विद्रोह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था, चाहे वो औरंगजेब से रहा हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली से रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों से रहा हो या किसी भी विदेशी ताकत से रहा हो। भरतपुर के लोग टकराए हैं। बहुसंख्यक जाट होने के नाते वो जाटों को कहा जाता है, लेकिन सारे वर्ग और धर्म और जाति के लोग उसमें सम्मिलित रहे। औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, गोखला था, गोखला ने सबसे पहले विद्रोह किया और उसको औरंगजेब ने युद्ध में जब वो पराजित हो गया तो उसको उसके टुकड़े करके और आगरा की कोतवाली पे छितरा दिए जाती, जिससे कि कोई भी विद्रोह करने की हिम्मत नहीं कर सके। अच्छा, उनको पकड़ लिया था उन्होंने? ऐसा हुआ, युद्ध हुआ। भारतवर्ष के इतिहास में पहला मौका है जब औरंगजेब एक सामान्य से किसान से युद्ध करने के लिए गया, जबकि वो किसी बड़े बड़े राजा महाराजा से भी फोन नहीं किया। उसने अपने सेनापति या सिपाही सलारों को भेजा, लेकिन गोखला से युद्ध करने के लिए उसको यहाँ आना पड़ा, मथुरा के पास आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि वो जानता था कि ये मेरा विद्रोही जो है, दुश्मन है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, बड़ा जनबल है इसके पास, इसलिए वो स्वयं आया। लेकिन किसान, आप देखिए, मैं कहता हूँ लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं, मैं तुलना तो करना पड़ेगा। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध मात्र 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे में सिमट गया और कभी कोविदों ने, इतिहासकारों ने उसको मान बना दिया। अब आप देखिए, एक साधारण सा किसान गोखला एक सम्राट जो औरंगजेब से युद्ध करता है 3 दिन तक, 3 दिन तक युद्ध करना, और उस पर न कोई आधुनिक तलवार है, न कोई आधुनिक उस पर बंदूक है, न कोई आग्नेय अस्त्र है, सिर्फ लाठी, बल्लम और फरसे से। इससे कहाँ हुआ था ये युद्ध? मथुरा के पास, महाबन के पास यहाँ युद्ध हुआ ये। और जब युद्ध करते हुए उनकी औरतों ने भी जो है युद्ध में भाग लिया, क्योंकि जब वो तोड़ेदार बंदूक बढ़ दिया करते थे तो पीछे से औरत दूसरी बल्लम या फरसा पकड़ा देती थी कि मैं इस बंदूक को भर रही हूँ, तब तक आप इस बल्लम और फरसे से युद्ध करिए। अत्याचार के खिलाफ ये देकर के उन्होंने झंडा बुलंद किया, आगे बढ़कर के कोई नेतृत्व प्रदान किया तो वो ब्रिज के और भरतपुर के जाटों ने। बताते हैं, कोई कहानी है इसके पीछे की? ऐसी कोई घटना हुई जिसको लेके उसके कोतवाल वगैरह ने कुछ घटना कर दी थी? ऐसा है, यहाँ आऊ के पास एक लालवेग नाम का सेनापति था औरंगजेब का। लालवेग वो उसकी चौकी थी यहाँ। तो वहाँ होके जब कुछ सड़कें नहीं थी लेकिन एक आम रास्ता था, तो एक ब्राह्मण जो है अपनी नई विवाहिता को साथ लेकर के आया, तो वो कुछ रेस्ट करने के लिए वहाँ रुक गया। एक धर्मशाला टाइप की बनी हुई थी, कुआं था, छाँव हुआ, लेकिन लालवेग का भिस्ती उधर पानी के लिए आया। उसने देखा कि बहुत सुंदर एक कन्या है, तो उसने अपने उस मालिक को, सेनापति को कहा कि बहुत खूबसूरत कन्या है। उसने अपने सैनिकों को भेजा और उनको दोनों को पकड़ करके ले गए। उसको तो अब हरम में रख लिया और उसको उधर कैद कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये बात ब्रिज में चारों ओर फैल गई। ये राजाराम को, राम चेहरा को इस घटना का पता चला। उस वक्त राजाराम और राम चेहरा एक जाटों का नेतृत्व कर रहे थे पूरा का पूरा। तो उनको ये कहा गया ब्राह्मण की कन्या को उठा करके वो ले गए हैं, तो
तो उन्होंने उस पर आक्रमण किया, लाल बेग को कत्ल किया और उस ब्राह्मण कन्या को वहाँ से मुक्त करा करके उसको सकुशल इज्जत के साथ। तो ये एक आम कहानी थी। ये कहा जाता था कि पहली रात यदि अगर कोई हिंदू कन्या है तो वो इनके हरम में जाके बिताएगी, उसके बाद ही कहीं कोई जाएगी। तो इस तरह की धारणाएं, इस तरह का विद्रोह और कोई ताकत थी नहीं बहुत। इसी भरतपुर की स्थापना ऐसी थोड़ी। भरतपुर की स्थापना का उद्देश्य धीरे धीरे यही तो रहा कि इनसे टकराते गए और इन्होंने जब तक दम नहीं ली, चाहे वो नादिर शाह रहा हो, चाहे वो औरंगजेब रहा हो, चाहे कोई हो, हर एक से टकराएगी। इस तरह के अत्याचार का विरोध लेकर यहाँ के लोगों ने किया, जाटों ने किया। तो इसलिए उसने मुझे प्रभावित किया कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने सत्ता के नीचे रह करके विद्रोह किया हो और एक नया ऐसा राज्य, एक सामान्य से किसानों ने, बहुत सामान्य किसानों ने, और एक ऐसा सुगठित राज्य स्थापित कर दिया जिसका उत्तर भारतवर्ष के अंदर कोई मुकाबला नहीं था। यदि अगर छोटी सी उम्र में महाराजा सूरजमल की और जवाहर सिंह की मृत्यु नहीं होती तो वे एक नायब होते थे। वो तो भारतेंद्र महाराजा सवाई जवाहर सिंह कहता था अपने आप को। उसने जो अत्याचार सुने देखे थे उसका बदला भी उसने काफ़ी लिया, लेकिन उसने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी। वो उसको कहा गया था कि आगरा में शिव मंदिर है, फतेहपुर सीकरी में शिव मंदिर है, इनको तोड़ करके इनको मंदिर बना दिया। उसने कहा कि मेरा मुस्लिमों से विरोध है, यहाँ के सत्ताधीशों से विरोध है, यहाँ के शासकों से विरोध है, इनके अत्याचार से विरोध है, मेरा किसी धर्म से नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँ। तो उन्होंने कहा कि इसमें भस्म भरवा दिया जाए। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि जवाहर सिंह ने तो ताजमहल में भस्म भी भरवा दिया था और उसको सिर्फ उनको दिखाने के लिए परिणति कि आप ये मत समझिए कि हम इतने कमजोर हैं कि हम आपसे संघर्ष नहीं कर सकते। संघर्ष किया उन्होंने, तो अपने संघर्ष के बल पर, अपने बाहुबल पर और यहाँ की 3600 कौमें उनके सहयोग से लेकर के एक ऐसा राज्य स्थापित किया जो अपने आप में नायाब है, भरतपुर है। क्योंकि यहाँ की जो जनता है उसमें जाटों का एक सबसे बड़ी बात है कि उसको आंख दिखा करके डराया नहीं जा सकता, प्यार से उससे सब कुछ लिया जा सकता है। ये इतिहासकार इतिहास में लिखते हैं। प्रोफेसर कानून को लिखता है कि जाट एक ऐसी जाति है जो सामान्य काल में अपने काम धंधे में, खेती में, किसानी में लगी रहती है और युद्ध के समय पर वो युद्ध करती है, लेकिन जब तक उसके सामान्य जीवन में कोई दखल नहीं दे वो किसी से छेड़खान पसंद नहीं करता। लेकिन यदि अगर उसको छेड़खान कर दी, उसके स्वाभिमान को, उसके मान सम्मान को, उसकी स्त्री को और उसकी जड़ और जोरू जमीन को, इनको छेड़ने की कोशिश की तो फिर वो अपना बदला लिए हुआ नहीं मानता है। तो यही कारण है कि ये जो शासक हैं हमेशा डरते रहे उनसे और उनको ये अवॉइड करते रहे कि जाटों से जितना बचा जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है। कई लोग जाट शासकों को लुटेरे शब्द से संबोधित करते हैं। ऐसा है, वो क्यों? वो इतिहासकार एक बड़ी ऊंची मानसिकता है उन लोगों की। क्या डकैत को लूटना आप वो लुटेरा हो गया क्या? नहीं, ये विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए और इनको हमने लूटा, इनसे माल असबाब छिनाया। महमूद गजनवी आया, खोखर जाटों ने और उसको महमूद गजनवी को पटक लिया और जो सोमनाथ माले का जो विशाल संपत्ति को आधे से ज्यादा को झट के आए। क्या बात कर रहे हैं? ये तो कहीं इतिहास में कहीं लिखा ही इतिहास में है, ये पढ़िए आप, देखिए इतिहास में है ये कि महमूद गजनवी जब सोमनाथ महालय के अकूत संपत्ति को लेकर के जा रहा था, सोने की सांकल को और उनको चंदन के ले जा रहा था, तब खोखर जाटों ने उसको पकड़ा था और पकड़ करके उसको पिटाई की, बुरी तरह से उसको पराजित किया और आधे से अधिक जो है माल को छीन लिया है। ये इतिहास का ऐतिहासिक सत्य है। तो ये तो कहीं हमें ये नहीं है कि गजनवी को कोई पटक नहीं देने वाले हमारे यहाँ के जाट। आप पढ़िए, आपने असली इतिहास नहीं पढ़ा तो नहीं, इसका एक रीज़न ये भी है, मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे आसपास कभी ना तो कहीं सुनने को मिला ना कहीं पढ़ाने को मिला है। हमारे किताबों में या पुस्तकों में तो ये कहीं पाठ्यक्रम में तो दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। पाठ्यक्रम में तो बहुत कुछ चीज़ें नहीं हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जाटों के साथ नाइंसाफ़ी यूँ की गई लोगों ने। अब यदि अगर उसको महमूद गजनवी लुटेरे को उससे संपत्ति को लूट लिया है तो जाट लुटेरे हो गए नहीं। यहाँ आगरा का जो काफिले बहन और बेटियों को और हमारे हिंदुस्तान के राजाओं के उनको संपत्ति को लूट के जाते थे, उनको ये काफिले भरतपुर के जाट लूट लेते थे। उन्होंने ले दिया कि लुटेरे थे। ये लुटेरे नहीं थे, ये एक क्रांति थी, जन क्रांति। इसको आप जन क्रांति कहिए। क्रांति के लिए क्या वीर सावरकर ने और उन्होंने आप्टे ने और भगत सिंह ने और चंद्रशेखर ने क्या काकोरी कांड में रेल को लूट लिया था तो डकैती थी वो? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। तो वो यही उदाहरण है जाटों का कि इस तरह से उन देशभक्तों को यदि अगर कोई आतंकवादी और आतंककारी कहता है
तो वो देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ करता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मैंने कोट किया है, ये मैंने लिखा है कि महमूद गजनवी को पीटने वाले उसको पराजय और उसकी मौत का कारण भी जाट थी। अच्छा, उसने जो 17वां आक्रमण किया वो जाटों से बदला लेने के लिए किया कि जाटों ने मुझको पराजित किया है, जाटों ने मेरी बेइज्जती की है, मुझसे धन छिना लिया है, इसलिए उनको बदला लेने के लिए ही उसको 17वां आक्रमण करना पड़ा हिंदुस्तान के अंदर। ओके, ये इतिहास में सत्य है, लिखा हुआ है। कोई मैं अपनी कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं कर रहा, मेरे पास एविडेंसेस हैं, प्रूफ हैं, तो बिना प्रमाण के अपन कोई लिखते नहीं। तो ये ऐतिहासिक सत्य है कि जिन देश विरोधी लोगों को जो हमारे आम जनता का शोषण कर रहे थे, उनके साथ अन्याय कर रहे थे, उनकी बहन बेटी को इज्जत लूट रहे थे, धन और संपदा को ले जा रहे थे, उनसे अगर हमने धन छिना करके और सार्वजनिक रूप से बांट दिया लोगों को खुशहाली के लिए। अच्छा, वो बांट देते थे उसे उसको। अब आप देखिए कि उस विद्रोह को कुचलने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी, शस्त्रों की आवश्यकता, वो तो शस्त्र भी लूट लेते थे। अच्छा, वो तो अच्छी तरह से पब्लिक को पीट कर राजा राम तो ऐसा करता था, दोनों दलों को बिना किसी भेदभाव के लूटता था। वो तो हमारे यहाँ तो एक क्रांतिकारी लोग हुए हैं, इसको जनक्रांति कहिए आप, ये जनक्रांति की है इन्होंने, जनता इनके साथ रही है। यदि अगर ये लूटपाट करने वाले होते तो इनको यहाँ के लोग ही कभी का खत्म कर देते और सत्ता धारी और यानी सत्ता नसीब इनको नहीं। अच्छा, एक चीज़ समझ से परे है थोड़ी सी मेरे कि जब जाटों के इतिहास के लिए बातचीत की जाती है तो भरतपुर या ब्रज क्षेत्र, जहाँ पे भरतपुर के राजाओं का एक अच्छा प्रभुत्व रहा, वैसे कहा तो जाता है मेरठ तक हमारा राज्य रहा है भरतपुर का, पर हरियाणा के आसपास काफ़ी आपके जाट कम्युनिटी है, उनका कभी कोई राजा या उनके बारे में कभी कुछ अच्छा? नहीं, हमारा रोहतक और हिसार जो हरियाणा का है वहाँ तक राज्य रहा है हमारे सूर्यमल का, जवाहर सिंह जी का। अच्छा, रोहतक में, हिसार में, मेरठ में, बुलंदशहर में। अब आप देखिए, चंबल से लेके गंगा जी तक, रोहतक से लेके हिसार तक, ये उल्वी बंडर, अलवर भी हमारे अधीन रहा है। अच्छा, अलवर भी हमारे अधीन रहा है। महाराजा जवाहर सिंह के समय में अलवर का किला भरतपुर के राजाओं के अधीन था। अलीगढ़ है, अलीगढ़ को रामगढ़ भी महाराजा सूरजमल ने बनाया था। अलीगढ़ को उन्होंने रखा, बस उन्होंने रामगढ़ नाम रख दिया था उसका, अलीगढ़ को। और वो अलीगढ़ का जो किला है वो महाराजा सूरजमल ने बनवाया। इसके पास अलीगढ़ के लोग मेरे पास आए एविडेंस लेने के लिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये किला बनवाया किसने, जो महाराजा सूरजमल ने बनवाया। अलीगढ़ का जो किला है जो आज भी बना हुआ है वो महाराजा सूरजमल के द्वारा बनाया हुआ है। तो आप तो विशाल राज्य था, पूरे उत्तर भारत पर राज्य था उनका। तो ये ऐसे ही थोड़े हो गया, तलवार की नोक के साथ में जनबल भी था। जनता चाहती थी, कारण क्या है कि जाटों से वो हर आतताई से, हर सत्ता धारी से टकराए। तो जब वो उनका जो है सामना वैसे नहीं कर पाए तो उन्होंने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से उनको नीचा दिखाने के लिए इतिहास से छिड़काव किया। और जो असली इतिहास था उसको ये ईर्ष्यालुओं ने विलुप्त करके और ये इस तरह के इतिहास लिखा, ये लुटेरे हैं, ये हैं, इस तरह के, जबकि जो ये बात है सच नहीं। मैं तो विज्ञान का छात्र हूँ, ठीक है, जिसको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कहते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे चाहता है कि जो दबा हुआ जो इतिहास है, जो असली इतिहास है, वो निकल के आना चाहिए। तो जैसे आप जब शोध करते हैं तो उसके लिए आप कहाँ से इतना सारा, जैसे आपने बोला कि आप प्रमाण के साथ में सारी बातचीत करते हैं, तो प्रमाण कैसे जुटाते हैं? अगर कोई नया शोधकर्ता आए तो वो कैसे प्रमाण जुटाएगा? कुछ गजेटियर्स हैं जो अंग्रेजों के और मुसलमानों के समय के हैं, उन्होंने जो लिखे हैं उन गजेटियर्स को, विद्वानों ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनको, हमारे ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उनको रखने के बाद उस घटना जहाँ हुई है उस घटना का भी अध्ययन करते हैं। घटनाओं का तार्किक आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यदि अगर लेखक नहीं अपनाएगा, यदि अगर अंधानुकरण करेगा किसी राइटर का, वो सच नहीं है, वो पाठक के साथ न्याय नहीं है। हमको तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके खरी चीज़ लिखनी पड़ेगी जिसको चैलेंज कोई नहीं कर पाए। तो हम सारी, आप ये कहते हो, मैं कहता हूँ, ऐसी कौम पर कौन बलिहार नहीं होगा। आप बताइए, किसी भी हिंदुस्तान के राजाओं ने दिल्ली पर आक्रमण किया? मराठाओं ने कोशिश की है। आप किसी भी राजा ने, हिंदुस्तान के ने दिल्ली की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं।
हाँ, बहुत डर तो रहा ही है उन्हें। नहीं की ना। मराठा लुटेरे थे, वो तो सिर्फ लूटपाट करते और धार्मिक यात्रा के उद्देश्य आते थे। मराठा देशी लुटेरे थे, अफगानी और मुस्लिम जो है विदेशी लुटेरे थे, इतना ही अंतर है। सिर्फ हिंदू का पातशाही भरने वाले अपने हिंदुओं को लूट रहे हैं आप, उनकी हरी भरी फसल को नष्ट कर रहे हैं आप और उनसे चौथ वसूली कर रहे हैं। ये कहाँ का हिंदुत्ववाद है? ये काम तो मराठाओं ने किया है। शिवाजी महाराज ने तो ये चालू नहीं किया। शिवाजी ने नहीं किया, लेकिन इनके जो सदाशिवराव भाऊ है और ये इनके जो पूरे के पूरे जो वंशज हैं उन्होंने किया। अच्छा, ये चौथ वसूली करते चौथ थे? वसूली का मराठा देशी लुटेरे, मैंने देखा उसको, मराठा देशी लुटेरे थे और ये विदेशी लुटेरे थे। लेकिन फिर भी हमने, जब पानीपत का युद्ध हुआ, मराठा लड़े, अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए गए और मराठाओं ने जब भरतपुर के राजा सूरजमल से मदद मांगी, मराठाओं को ठहराया, उनकी बहन बेटियों को यहाँ कहा कि देखिए आप बहुत बड़े राजा से लड़ने के लिए जा रहे हैं जिसने दुनिया को फतेह कर दिया है, आप इतना बड़ा लाभ लश्कर, बच्चे, महिलाएं और इनको लेकर के जा रहे हैं, ये क्या है? धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। युद्ध में धार्मिक यात्रा नहीं। आप चाहें तो मेरे डीका, कुबेर का, भरतपुर के किले हैं, आप बच्चों को, महिलाओं को, उनको यहाँ रखें, मैं उनके खाने का पीने का इंतजाम करता हूँ और 6 महीने की रसद आपको मैं देता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या यार, एक मामूली सा किसान का लड़का हमको सलाह दे रहा है, यूँ करके, मतलब बड़ी उपहास करके, और वो लड़ने के लिए चले गए। तो उन्होंने कहा मैं अब आपको, जब उन्होंने दीवाने आम की जब चांदी की छत तोड़वा दी और जब पैसे नहीं रहे तनख्वाह सैनिकों को देने के लिए, उन्होंने विद्रोह किया। किसी विदेशी ने भी नहीं तोड़ी थी ये जो हमारी आन बान शान की प्रतीक है। इस छत को, नहीं, चांदी की छत को उखाड़ने से इतनी कितने की होगी, इससे दोगुने पैसे मैं दे दूंगा, आप वेतन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तो किसान है मामूली, इसकी बात नहीं मानेंगे। और फिर वो पानीपत के युद्ध में लुट-पिट करके जब आए तो उनको शरण महारानी किशोरी और जवाहर सिंह ने, हाँ, बताते हैं कि उनको पैसा भी दिया, कपड़े भी दिया और चंबल पार तक उनको छोड़ के आए। यदि अगर महारानी किशोरी और महाराजा सूरजमल उनकी मदद नहीं करते तो एक भी मराठा जीवित नहीं रह सकता था। ये हिंगड़े में, हिंगड़े जो मराठा इतिहासकार है वो हिंगड़े लिखता है इतिहास में कि यदि अगर जाट राजा सूरजमल और उसकी महारानी किशोरी इन सेना लुटे पिटे और पराजित सेना की मदद नहीं करते तो एक भी मराठा अपनी व्यथा कथा कहने के लिए वहाँ नहीं पहुँच सकता था, चंबल पार नहीं आ सकता। ये चांदी वाली कौन सी इन्होंने तोड़ी थी? ये दीवाने आम की छत थी दिल्ली में। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, हमारे यहाँ की जो रही है, वो लोक लुभावन और लोक कल्याणकारी है। अब आप कह रहे थे कि भरतपुर को महत्व है। जो मुसलमान मक्का और मदीना मानते हैं वही जाटों का मक्का मदीना भरतपुर है। क्यों? कि भरतपुर के जाटों ने अंग्रेजों को पराजित किया और दिल्ली पर आक्रमण किया। हिंदुस्तान का कोई भी शासक, कोई भी राजा ये गौरव नहीं कर सकता। सबसे अधिक सर्वोच्च है वो तो भरतपुर के जाट हैं, जिन्होंने दिल्ली पर भी आक्रमण किया और अंग्रेजों से युद्ध किया, जबकि किसी भी हिंदुस्तान के राजा ने अंग्रेजों से युद्ध नहीं किया। संधि की, प्रणाम, सर्वम गच्छामि हुए, दिल्ली की तरफ तो किसी के आँख उठाने की हिम्मत कभी हुई नहीं किसी। हमारी भावी पीढ़ी को विगत के इतिहास का अध्ययन करके कि वो कौन कौन सी प्रक्रिया रही, क्या क्या रही। आज भी देश के अंदर आप क्या समझ रहे हो? धार्मिक उन्माद के नाम पर देश में कितने बड़े दंगे हो गए, सांप्रदायिकता का जहर कितना फैल रहा है। तो भरतपुर के इतिहास से ये शिक्षा नहीं जा सकती है कि भरतपुर के अंदर सांप्रदायिक उन्माद नहीं हुआ, धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ। हम सारे लोग मिलजुल करके रहे, अपने उपासना स्थलों की रक्षा करिए। भाई आप सिख हो, आप गुरुद्वारा जाइए, आप मुस्लिम है, आप मस्जिद जाइए, हिंदू है, मंदिर जाइए। उसमें विरोध का किस बात का क्या है? किस बात की वो मानता है, किस बात का विरोध है? सारे धर्म तो आपस में सिखाते हैं कि मिलजुल कर रहना चाहिए, एक ईश्वर है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। ऐसा सुनने में भी आता है कि महाराजा सूरजमल हो, चाहे महाराजा जवाहर सिंह जी हों या उनके आगे हों, सबके में एक आध जमींदार जो सेनापति रहता था वो एक मुसलमान भी रहते थे। नहीं, मुसलमान भी रहे हैं। अच्छा, हाँ, और उन्होंने उनके साथ बराबर में कंधा से कंधे मिला के लड़ाई की है, युद्ध के। इतिहास में उदाहरण दिए हैं, लिखे हैं, उसमें रहे हैं। अब ये जो पूरा का पूरा आप बेबिस्तान देख रहे हो, कामा से ऊपर पूरा का पूरा ये कन्वर्टेड हिंदू थे। वो जो विदेशी आक्रमणकारी आए
औरंगजेब और उससे पहले के शासक आए, उन्होंने तलवार की नोक पर इनको जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, तो वो अपने को इस्लाम धर्मी मानते हैं। कुल मिलाकर के यह है कि हमको अपने अतीत को, गौरवशाली इतिहास को जान करके हमको अच्छे वर्तमान की कल्पना करनी चाहिए कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों से हुई हैं या और दूसरे लोगों से हुई हैं वो अब नहीं हों, जिससे कि वो बुरे दिन जो लोगों ने देखे वो पुनः देखने के लिए भारतवर्ष के लोग या युवा पीढ़ी वो उन दोनों को देखें।